गुड मॉर्निंग, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी और हाजिर हूं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन लेके, यानी कि खबरें एकदम अलग अंदाज में। वैसे आज संडे है, आप रजाई में होंगे, अरे रजाई से बाहर निकलिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरें एकदम अलग अंदाज में तो होती हैं, लेकिन खबरों में रफ्तार होती है, धार होती है और फुल इन्फॉर्मेशन का पूरा डोज होता है। और एक बात की तो गारंटी है, इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ न्यूज़पेपर की सुर्खियां, ना सिर्फ हेडलाइंस, बल्कि फुल डिटेल रिपोर्ट हम आपको इस बुलेटिन में दिखाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है, यानी कि मौजूदा मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। और ऐसे में बजट सत्र से पहले आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक के क्या है मायने और क्यों है ये बैठक बेहद खास, इस रिपोर्ट में देखिए आप। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। नए साल में केंद्रीय कैबिनेट की ये पहली मीटिंग है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल होंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट से पहले इस बैठक को बजट सत्र के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बजट सत्र को लेकर मंत्रियों को विशेष निर्देश दे सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहेंगे कि सरकार के सभी मंत्री बजट के जन कल्याणकारी पहलुओं को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। बैठक में कई मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के कामकाज को लेकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बैठक में कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद भी शुरू हो सकती है। 2023 में मोदी सरकार की मंत्री परिषद की पहली बैठक कई मायनों में अहम है। इसमें भारत को मिली G20 की अध्यक्षता से जुड़े कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। देश भर के 50 से ज्यादा स्थानों पर G20 से जुड़े लगभग 200 कार्यक्रम होने हैं। भारत सरकार G20 से जुड़े कार्यक्रमों को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो देखिए 2024 यानी कि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए सरकार अभी से एक्शन मोड में भी है और सबकी नजरें भी इस आम बजट पर इसीलिए खास तौर पर टिकी रहेंगी। अच्छा, वैसे ये सरकार राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ भी लगातार एक्शन में है और इसीलिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी के मंच से ये साफ कह दिया कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, साजिशों में लगी हुई है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए आप। पीएम मोदी शनिवार को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की वार्षिक रैली में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। एनसीसी के मंच से पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कोई कामयाब नहीं होगा। देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं, भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें और गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलें। पीएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ी अगले 25 सालों में देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी और देश को आत्मनिर्भर बनाएगी। मोदी ने एनसीसी कैडेट्स को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया। तो देखिए, एनसीसी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से कहा कि आप अपने कर्तव्यों को याद रखें और अपने विरासत पर गर्व करें। अच्छा, आज वैसे विजय चौक पर गणतंत्र दिवस के बाद क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है और ऐसे में क्योंकि आज 29 जनवरी है, क्या कुछ होने वाला है खास, इस रिपोर्ट में देखिए आप। गणतंत्र दिवस की भव्य परेड के बाद आज शानदार बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होगी। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी काफी खास होने वाली है। विजय चौक पर आयोजित होने वाली सेरेमनी में आज देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा, जिसमें 3500 स्वदेशी ड्रोन शामिल होंगे।
ड्रोन शो के जरिए राष्ट्रपति को और घटनाओं के अलग अलग रूपों को दिखाया जाएगा। इस ड्रोन शो में स्टार्टअप इकोसिस्टम की सफलता को भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा सेना के तीनों अंग कुछ दिनों में हजारों लोगों की गिरफ्तारी होने का दावा किया है। दरअसल सीएम हेमंता ने कहा है कि आने वाले 5-6 महीनों में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाना अपराध है, भले ही शख्स कानूनी रूप से विवाहित पति ही क्यों ना हो। इसी के साथ सीएम ने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भी विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को देखा गया है। दावा है कि यहाँ किसी तरह की स्क्रीनिंग नहीं की गई थी, लेकिन 200 से ज्यादा छात्रों ने इस डॉक्यूमेंट्री को लैपटॉप और मोबाइल फोन्स में देखा है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार द्वारा बैन हो चुकी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम ने दिखाया है। वैसे राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन तो आपने देखा ही होगा ना, कितने सुंदर फूल है वहां पर, सैकड़ों तरह के गुलाब के फूल हैं और इसके अलावा हजारों प्रजातियों के फूल वहां पर मिलते हैं। यानी कि जब वहां जाते हो तो इतना अच्छा लगता है उन फूलों को देखकर। लेकिन आपको पता है अब मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम हो चुका है अमृत उद्यान। इसके पीछे तर्क आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए आप और तर्क क्या दिया गया इसके पीछे का जानिए आप। राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम है, उनको तोड़कर एक आजाद भारत की याद तरोताजा की जाए। 31 जनवरी से 26 मार्च तक आम लोगों के लिए अमृत उद्यान खुला रहेगा। ये गार्डन अपनी सुंदरता के लिए चर्चित है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ 138 तरह के गुलाब, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप की प्रजातियों के अलावा करीब 5,000 मौसमी फूल मौजूद है। इस गार्डन को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आम लोगों के लिए खुलवाया था। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन भाई नाम में तो असली पहचान है ना। और अगर किसी नाम में गुलामी की झलक है तो फिर उसको क्यों ढोया जाए। वैसे अब इस नाम को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। जाहिर सी बात है वो तो होना ही था। कांग्रेस ये कह रही है कि पन्नों को फाड़ने से इतिहास नहीं बदला जा सकता है और अब नाम की बदलती राजनीति को लेकर हो रहा है खूब बवाल। आप भी देखिए किस तरीके से हो रही है राजनीति। मुगल गार्डन का नाम बदल जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि पन्ने फाड़ने से इतिहास नहीं बदला। जवाब में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से वोट बैंक की राजनीति करती आई है। इतिहास के पन्ने फाड़ने से इतिहास बदला नहीं जा सकता है। मुगल गार्डन जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने इसका नाम मुगल गार्डन रखा था। आप अपना गार्डन बनाइए, आप जो नाम चाहें वो रखिए। ऐसे राजनीतिक दल जो आज भी वोट बैंक की राजनीति में जकड़े हुए हैं, जो आज भी मुगलई मानसिकता का परिचय देते हैं, आज वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो केवल एक परिवार का महिमा मंडन करते हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी को नाम बदलने का कोई हक नहीं। देश को कांग्रेस ने आजाद करवाया है। स्वामी चक्रपाणी ने गार्डन का नाम बदलने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। कई बार पत्र दिया था सरकार को और मांग की थी कि इसका नाम बदला जाए और मैं केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना और बधाई मैं दूंगा कि निश्चित रूप से जो काम किया है राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया है, तो इससे एक अपना भारतीय स्वाभिमान, हिंदुस्तान की स्वाभिमान इसमें झलक रहा है। राजपथ का नाम जब कर्तव्य पथ किया गया था तब भी विपक्षी पार्टियों ने राजनीति शुरू की थी। एक बार फिर राजनीति गर्म है। देखिए, मुगलों ने सैकड़ों साल तक देश पर राज किया है। इतना ही नहीं, हिंदुओं पर अत्याचार क्या है और सनातन आस्था पर प्रहार क्या है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम इतिहास को बदल सकते हैं, क्योंकि पहले राजपथ का नाम जिस तरीके से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, उसके बाद अब मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया। तो ऐसे में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ये कहना है कि अंग्रेजों और मुगलों के एक एक प्रतीक को ढूंढकर उसको बदल देना चाहिए, जो प्रतीकों से खत्म कर देना चाहिए। मुगल गार्डन पर शुरू राजनीति के बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। अधिकारी ने कहा कि मुगलों ने इतने हिंदुओं को मारा, मंदिरों को तोड़ा, ऐसे में उनके नाम वाले सभी स्थानों की पहचान की जाए और उनका नाम बदला जाए। पूरा मुगल का नाम निशान पूरा उखाड़ के फेंकना चाहिए। जहाँ जहाँ भी है ये लोग का नाम निशान उठा देना चाहिए। इतना हिंदू को कातिल किया देश में, इतना मंदिर को नष्ट किया, हमारा हेरिटेज को तजनज किया, इसका नाम निशान ढूंढ ढूंढ के पूरा देश में, मुगल गार्डन से नहीं,
ढूंढ ढूंढ के गांव-गंज नगर जहां है वहां से मुगल का नाम निशान जितना है सब हटा देना चाहिए। और भाजपा सरकार यहाँ बंगाल में आएगा तो एक हफ्ता के बीच अंग्रेजों का नाम और मुगल का नाम निशान हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता आती है तो एक सप्ताह के भीतर सभी ब्रिटिश और मुगल नामों को हटा देंगे। तो चुनावी मौका है, लिहाजा इस मुद्दे पर सियासत फिलहाल अभी तो गर्म रहने वाली है, लेकिन बाकी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है 2 मिनट के इस रिपोर्ट में देखिए आप। अमेरिका से आए दिन गोलीबारी की खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा तस्वीरें कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर की हैं, जहां एक शख्स ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलीबारी की ऐसी घटना सिर्फ कैलिफोर्निया से ही 1 महीने में चौथी बार सामने आई है। हालांकि आरोपी शख्स ने क्यों इतने लोगों पर एक साथ हमला बोला, इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। इजरायल में शनिवार को एक बार फिर हमला हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, साथ ही हमलावर भी ढेर हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर हमलावर को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक इस बार हमलावरों ने यरूशलेम के डेविड शहर को निशाना बनाया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अमेरिका के मेम्फिस में एक अश्वेत शख्स को रैश ड्राइविंग करने के आरोप में 5 पुलिस कर्मियों ने जमकर पीटा था। पिटाई के 3 दिन बाद शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अब पुलिस ने इस घटना से संबंधित कुछ वीडियो जारी किए हैं। जारी किए गए वीडियोस के सामने आते ही आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रोटेस्ट की तस्वीरें न्यूयॉर्क से सामने आई हैं, जहां हजारों लोगों की भीड़ ने टायर निकोलस के लिए इंसाफ मांगा है। धरने और प्रदर्शन की तस्वीरें नीदरलैंड्स के शहर द हेग से सामने आई हैं। दरअसल बीते हफ्ते फॉसिल फ्यूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक्टिविस्ट के खिलाफ नीदरलैंड्स के एक कोर्ट ने फैसला सुनाया था। साथ ही 90 दिनों के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल के आसपास जाने से भी मना कर दिया था। अब कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। लोगों का कहना है कि कोर्ट उन्हें प्रदर्शन या विरोध करने से नहीं रोक सकती। ग्रीस के इस आइलैंड में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश की वजह से ये आइलैंड ग्रीस के बाकी हिस्सों से कट गया है। जगह जगह जमे हुए पानी और समुद्र में तूफान के कारण यहाँ तक गाड़ियाँ और शिप नहीं पहुँच पा रही हैं। मौसम खराब होने की वजह से यहाँ के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। बारिश और हवाओं के कारण यहाँ कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, ईरान के खोई शहर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दरअसल रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। भूकंप में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ करीब 440 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है। ईरान के खोई शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां पर 7 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, जो आंकड़ा सामने आया है, और करीब 440 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। ईरान के खोई शहर में इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 5.9 इसकी तीव्रता मापी गई है और ऐसे में 7 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, जबकि देखिए किस तरीके से 440 ऐसे लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको ईरान के खोई शहर से बता रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा चलिए अब बात हम राजस्थान की करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी घमासान की। दरअसल देखिए किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री जो सीएम है अशोक गहलोत, वो 156 सीटों का दम भर रहे हो, लेकिन इसी के साथ उनकी पार्टी में किस तरीके से सिर्फ टोवल हो रहा है, उस रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान कांग्रेस में कलह का दौर जारी है। बड़े नेता भले ही बयानबाजी बंद करने की नसीहत दे रहे हो, लेकिन पार्टी में तकरार खत्म नहीं हो रही। नया विवाद अलवर जिले की कठूमर सीट से विधायक बाबूलाल बैरवा ने खड़ा किया है। विधायक ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेडिकल मिनिस्टर काम ही नहीं करता रहता है। क्यों नहीं करता, क्या कहता है? नेशनल कास्ट आदमी से नफरत करता है मुझसे। आपसे नफरत करता है? और क्या बताओ क्यों नहीं करता? क्या काम नहीं करता? उससे ज्यादा सीनियर हूँ, उससे पहले मेल बनाऊँ, कोई काम नहीं करता, फटकार देता है, नहीं करता।
बाबूलाल बैरवा का दावा है कि स्वास्थ्य मंत्री उनका काम नहीं करते, इसके लिए वो अपनी जाति का भी हवाला दे रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पहले से ही तल्खी चल रही है। इसी साल चुनाव भी होने हैं, मगर उससे पहले जिस तरह नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उससे संगठन के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो राजस्थान में चुनाव से पहले एक तरफ सीएम अशोक गहलोत है और दूसरी तरफ सचिन पायलट का गुट है। किस तरीके से खींचतान लगातार जारी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजस्थान की जो तस्वीर है उसमें तो कांग्रेस टूट की कगार पर नजर आ रही है। वैसे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो आखिरी पड़ाव पर है। श्रीनगर वो पहुंचे हैं और आपको बता दें कि 30 जनवरी को 75 फीट ऊंचा वो तिरंगा फहराएंगे। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए आप। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब आखिरी पड़ाव पर है। यात्रा के साथ राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचेंगे और 30 जनवरी को 75 फीट ऊंचा तिरंगा फहराएंगे। 30 तारीख को हम चलेंगे नहीं, 30 तारीख को 10 बजे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगा राहुल जी के हाथ पर। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस दफ्तर में भी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। यहीं पर राहुल गांधी 30 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे। राहुल गांधी जो है श्रीनगर के कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में तिरंगा आने वाले दिनों में लहराएंगे और उसके लिए जो प्रक्रिया प्रिपरेशंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक फ्लैग पोल है जो कांग्रेस ऑफिस कांग्रेस भवन के अंदर जो है खड़ा किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 135वां दिन है। आज शाम तक यात्रा 4080 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने कई संदेश देने की कोशिश की है और 30 जनवरी को श्रीनगर में बड़ी रैली भी होनी है। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने पुलवामा में 2019 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने कहा कि देश के हर जवान की जान बेशकीमती है, भारत उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भुला पाएगा। तो इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हालात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के हर राज्य में अगर देखें तो खींचतान इसके बीच जारी है। बिल्कुल। और बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दरअसल कांग्रेस विधायक और एबीवीपी कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात हाथापाई तक आ गई। क्यों हुआ ये पूरा विवाद, क्या थी इसके पीछे की वजह, देखिए आप। पहले नोकझोंक हुई, फिर धक्का मुक्की होने लगी और विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। कुछ लोग समझाने की कोशिश भी करते रहे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की हैं, जहां तखतपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में एबीवीपी ने छात्र तेजस कार्यक्रम आयोजित किया था। इस बीच स्थानीय कांग्रेस नेता विधायक रश्मि सिंह अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। इससे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। घटना से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ता तखतपुर थाना के सामने धरने पर बैठ गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करने लगी। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में गेस्ट न बनाए जाने को लेकर विवाद हुआ और मामला बिगड़ता चला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा हर जो राजनेता है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसी तरीके से लगे रहेंगे। यानी कि चुनाव तक इसी तरीके के जो चकल्लस है वो देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुई तमाम खबरें। चलिए अब 2 मिनट में आपको दिखाते हैं देश दुनिया में क्या कुछ वायरल हो रखा है, देखिए जरा। ये तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की हैं, जहां गन्ने से लदा एक ट्रक पलट गया। यह हादसा तब हुआ जब ओवरलोड ट्रक पुल पार कर रहा था। तभी अनियंत्रित ट्रक पुल का रेलिंग तोड़ते हुए एक घर पर जा गिरा। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर पर कोई नहीं था। ट्रक ड्राइवर ने भी कूदकर अपनी जान बचा ली। ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो नोएडा का है, जहां कुछ युवक स्कॉर्पियो में बैठकर बीच सड़क पर खुलेआम स्टंटबाजी कर रहे हैं। स्कॉर्पियो पर काले रंग की फिल्म चढ़ी है और नंबर प्लेट भी नहीं है। युवक गाड़ी को लहरा लहरा कर चला रहे हैं। स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज है कि पहिए से धुआं निकल रहा है। स्टंटबाजी कर रहे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मम्मी, अच्छा एक ठो गाना सुना दो। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रोटी बनाती हुई माँ से उसकी बेटी गाना गाने की गुजारिश करती है।
जिसके बाद उसने सुरीली तान छेड़ दी। इस गाने को सोनू सूद ने ट्विटर पर ट्वीट किया और उस महिला को अपना नंबर देते हुए फिल्मों में गाना गाने की बात कही। ये गाना पाकिस्तानी दूल्हे ने अपनी दुल्हन के लिए गाया है। दरअसल दुल्हन जब एंट्री करती है और दूल्हे के पास आती है तो दूल्हे ने बॉलीवुड का गाना गाकर अपनी दुल्हन का स्वागत किया। आपको देख के वाकई लग रहा है सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सुभान अल्लाह। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रगान बजने के दौरान बेअदबी करने वाले इस युवक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वायरल वीडियो में लड़कों का एक ग्रुप राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नजर आ रहा है। छत पर एक युवक पहले सलामी देते हुए नजर आया और उसके बाद ही वो राष्ट्रगान पर अपनी जैकेट पकड़कर डांस करने लगता है। बता दें कि ये वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस हरकत में आ गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कहाँ हुआ बड़ा सड़क हादसा और कहाँ यात्रियों से भरी बस जो है खाई में जा गिरी है। बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात पेरू की करेंगे क्योंकि पेरू में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बड़ी जानकारी वहां से मिल रही है। पेरू में इक्वाडोर बॉर्डर के पास ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी और इस सड़क हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी लीमा से तुम्बेस की तरफ ये बस जा रही थी। अब हादसे की जांच में पेरू की पुलिस जुट चुकी है। बड़ी खबर, ये दर्दनाक हादसा हो गया है, सड़क हादसा जहां पर 25 लोगों की मौत हो गई है सड़क हादसे में और कई ऐसे लोग हैं जो घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि राजधानी लीमा से तुम्बेस की तरफ ये बस जा रही थी। अचानक से सड़क हादसा हो गया। जो बस थी वो खाई में जा गिरी और अब हादसे की जांच में पेरू की पुलिस जुटी हुई है। जांच की जा रही कि आखिर ये सड़क हादसा हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है। पेरू में इक्वाडोर बॉर्डर के पास से बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दुखद खबर ये पेरू से सामने आई है। तो ये बात तो हुई पेरू की और चलिए अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां अगले महीने यानी कि फरवरी की 10 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो होने वाला है और इसमें यूपी के जो 75 जिले हैं इसमें एक साथ एक ही दिन में औद्योगिक निवेश जो है वो होने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में अगले महीने की 10 तारीख को शुरू हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी लगातार इसकी मॉनिटरिंग खुद ही कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए एक ही दिन में एक साथ सभी 75 जिलों में औद्योगिक निवेश किया जाएगा। सीएम ने भरोसा जताया है कि इससे रोजगार और विकास समेत कई फायदे होंगे। राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सभी जिलों के प्रभारी मंत्री जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के साथ अस्पतालों, स्कूलों और गौ आश्रय केंद्रों का भी मंत्री जायजा लेंगे। विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सीएम योगी ने शनिवार को मंत्रिमंडल के साथ अहम बैठक की, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को हर हफ्ते अपने अपने विभागों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की विकास की राजनीति जो है वो विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि एसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अब जाति धर्म पर जनता को बांटने में लगे हुए हैं। यानी कि रामचरितमानस और साधु संतों पर विवादित टिप्पणी के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जाति जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। क्या है समाजवादी पार्टी की सियासी चाल, इस रिपोर्ट में देखिए आप। लखनऊ की झूलेलाल वाटिका में चल रहे मां पीताम्बरा देवी महायज्ञ में शामिल होने के लिए अखिलेश को विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोला तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अखिलेश का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में न जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं है गुंडों से। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, लेकिन ये पूरा विरोध स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान को लेकर था। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश के इशारे पर ही बयानबाजी की गई थी। धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, साधु संतों महंतों का अपमान कर रहे हैं, और ऐसे में अगर लोकतांत्रिक ढंग से उनका विरोध होता है, प्रतिकार होता है, तो इतना हंगामा क्यों बरप रहा है?
विरोध और हंगामे के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर भी खूब चर्चा हुई। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश कोई एक्शन लेंगे, मगर उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर नई सियासी लड़ाई छेड़ दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जातीय जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। तो सबका साथ, सबका विकास और गैंगस्टर माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यही है योगी शासन का मूल मंत्र। और इसके खिलाफ विपक्ष के पास कोई भी इसके लिए तोड़ ही नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की राजनीति कर रहा है। बिल्कुल, ये तो हुई देश की बात है, लेकिन हम बात अगर विदेशों की करें तो देखिए रशिया और यूक्रेन युद्ध में किस तरीके से दोनों देश जो है एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल अटैक करते नजर आ रहे हैं। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं पूरी वॉर अपडेट, क्या स्थिति है फिलहाल वहां, देखिए जरा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। कमेटी के इस फैसले का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अगर रूसी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेने दिया जाएगा तो उनके खिलाड़ी इंटरनेशनल स्टेज पर रूस के हमले को लेकर सफाई देना शुरू कर सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले हर गुजरते दिन के साथ भीषण होते जा रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना यूक्रेन के 3 इलाकों पर लगातार बमबारी कर रही है, जिनमें बखमुत, क्योनेस्क और अदिव्का के इलाके शामिल हैं। बता दें कि आने वाली फरवरी में रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा हो जाएगा। बर्बादी और तबाही की तस्वीरें डोनेस्क से सामने आई हैं, जहां रूसी वायुसेना ने एक रिहायशी इमारत पर और यूक्रेन पर चौतरफा वार कर दिया। अब यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने नया प्लान बनाया है। वो ज़पोरिज़िया पर पूरी तरह से कब्जे की तैयारी कर रहा है। रूस का प्लान है कि न्यूक्लियर प्लांट इस्तेमाल कर पावर सप्लाई किया जा सकेगा। तभी ज़पोरिज़िया पर कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच जंग तेज हो गई है। ज़पोरिज़िया फ्रंट पर दोनों सेना बिल्कुल आमने सामने है। तो वॉर जोन की पूरी अपडेट हमने आपको दी। इस वक्त एक बड़ी खबर तालिबान से मिल रही है, वो आप तक पहुंचा दे। तालिबान में लड़कियों को लेकर एक फरमान जो है वो जारी किया गया है। एंट्रेंस एग्जाम अब जो है लड़कियां नहीं दे पाएंगी। लड़कियों पर पाबंदी लगाई है कि वो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएंगी। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम पर रोक लगाई गई है। अफगानिस्तान में निजी यूनिवर्सिटी को आदेश जो है वो भेज दिया गया है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की धमकी जो है वो दी गई है। तालिबान ने लड़कियों पर कई पाबंदियां लगाई हैं, जिस पर एक और पाबंदी सामने आई है तालिबान की, जिसमें कहा गया है कि लड़कियां जो है वो अब एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगी। अफगानिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज है, जो निजी यूनिवर्सिटी है, वहां ये आदेश भेज दिया गया है और अगर इसका उल्लंघन किया गया, यानी लड़कियों ने अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया या एडमिशन लिया, तो उसके बाद जाहिर सी बात है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और तालिबानी फरमान जो है वो सामने आया है। देखिए, पहले से ही वहां लड़कियों पर कई पाबंदी जो है तालिबान लगा चुका है। अब ये नया फरमान तालिबान में लड़कियों के लिए जारी किया है। बिल्कुल, और चलिए अब बात करते हैं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने एक बार फिर से सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि लोगों का तो काम होता है बोलना, जैसे जो बोलना है वो बोलते रहिए। रिपोर्ट देखिए आप। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी उत्तराखंड की यात्रा से छतरपुर लौट चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक वो छतरपुर के धाम में होने वाले कार्यक्रम का न्योता देने के लिए गए थे और कई संतों से मुलाकात की। हर वर्ष का आयोजन है। बागेश्वर बालाजी एक ऐसा धाम है जहाँ गरीब बेटियों का विवाह, जहाँ की आने वाली चढ़ोतरी की दान पेटी से किया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को लेकर उठाए जा रहे सवालों को भी सिरे से खारिज किया, साथ ही एक बार फिर सनातन के रास्ते पर चलने की वकालत की। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी साफ किया कि लोगों का काम सिर्फ बोलना ही है, लिहाजा वो किसी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपना काम करते हैं। लोगों की अपनी अपनी भावना है, उन सबको धन्यवाद है। और बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, उनकी कृपा का प्रसाद है, कुछ भी नहीं होना है। तुम प्यारे क्यों बोला। देखिए, एमपी और छत्तीसगढ़ में साल चुनाव होना है और इसीलिए बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के गुणगान सभी पार्टी के नेता कर रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई बागेश्वर वाले बाबा की। बात जम्मू कश्मीर की कर ले। जम्मू कश्मीर में यूपी की तर्ज पर बुलडोजर जो है वो गरज रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में माफिया और रसूखदार नेताओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। बुलडोजर
बुलडोजर वाला ये एक्शन उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है। यूपी के सीएम ने जो मॉडल सेट किया वो मॉडल अब पूरे देश में हिट हो चुका है। यही वजह है कि कश्मीर घाटी में भी बुलडोजर का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी जमीनों पर कब्जे करने वाले रसूखदारों पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। राजस्व विभाग ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की सरकार में मंत्री रहे गुलाम हसन खान के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया। गुलाम हसन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण कराया था। शोपियां में पूर्व मंत्री हसीब द्राबू के कब्जे में 15 कनाल सरकारी जमीन भी बुलडोजर की मदद से खाली कराई गई। इससे पहले राजस्व विभाग ने श्रीनगर एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर हुमा हामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर के मकान को गिराकर कब्जाई गई 2 कनाल सरकारी जमीन को मुक्त कराया था। कह सकते हैं कि बाबा का बुलडोजर जो है वो हिट हो चुका है। और देखिए यूपी की तर्ज पर अब अन्य राज्यों में भी जो माफिया हैं, जो रसूखदार हैं, जिनके अवैध कब्जे हो रखे हैं, उनके अब बुलडोजर उनकी संपत्तियों पर जो है चलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये तमाम खबरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है, कहाँ खेला जाएगा T20 का दूसरा मैच और बाकी क्या कुछ है अपडेट देखिए। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीम एक दूसरे के खिलाफ T20 मुकाबला खेलेगी। ये मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा और इसके लिए लखनऊ की जनता काफी एक्साइटेड है। T20 मैच देखने के लिए शनिवार को दिन भर इकाना स्टेडियम के बाहर टिकट काउंटर पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। हालांकि काफी लोगों ने पहले ही मैच के टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन कर ली है। बता दें कि रांची में हुए पिछले मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 5-2 से हराकर अपना कैंपेन खत्म किया है। इससे पहले भारत क्रॉसओवर मैच में न्यूजीलैंड से हारकर चैंपियन बनने की रेस से पहले ही बाहर हो गया था। भारत ने पहले क्वार्टर में 2 गोल दागकर बढ़त बनाई, फिर आखिरी क्वार्टर में 2 और गोल दागकर जीत सुनिश्चित कर ली। आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहले महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड का ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे होगा। बता दें कि इस वर्ल्ड कप का पहला सीजन है और इंडिया इसके फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। शेफाली वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम के पास इतिहास रचने और अपने देश को साल का पहला वर्ल्ड कप जिताने का सुनहरा मौका है। महिला T20 वर्ल्ड कप 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में सारी मैच ऑफिशियल्स महिलाएं ही होंगी। आईसीसी की 13 सदस्यों की सूची में भारत से GS लक्ष्मी, वृंदा राठी और एन जननी ऑफिशियल के तौर पर शामिल होंगी। लक्ष्मी रेफरी हैं, जबकि वृंदा और जननी एम्पायर के तौर पर शामिल हैं। ये पहली बार है कि जब पूरी महिला ऑफिशियल्स की टीम किसी आईसीसी टूर्नामेंट में काम करेगी। मार्च-अप्रैल 2023 में शुरू होने वाले विमेंस प्रीमियर लीग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फ्रेंचाइजी खरीदने के बाद मालिकों ने सपोर्ट स्टाफ का चयन भी शुरू कर दिया है। अब इसी क्रम में क्रिकेटर मिताली राज को गुजरात जायंट्स ने शुरुआती सीजन से पहले मेंटर और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। बता दें कि भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। और अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां कल शाम यानी कि शनिवार शाम को भीषण सड़क हादसा हुआ जिसने 5 लोगों की जिंदगी छीन ली। बिल्कुल, सड़क पर कार और स्कूटी की दरअसल टक्कर हुई थी और इसी हादसे को देखने के लिए वहां पर लोग खड़े थे। उसी वक्त तेज रफ्तार एक ट्रक जो है वहां से गुजरती है, जिसने कई लोगों को रौंद डाला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सड़क पर पुलिस की चहलकदमी और एम्बुलेंस की आवाज बड़े हादसे की गवाही दे रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां गोला बहराइच हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पहले स्कूटी और कार की टक्कर हुई थी, जिसमें एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा ही था, तभी लखीमपुर की ओर से आए तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों को रौंद दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू कराई। मौके पे शुरुआत में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन अभी ट्रैफिक को सामान्य बना दिया गया है। हम उन कारणों को भी देख रहे हैं कि वास्तव में क्या कारण होगा एक्सीडेंट का।
लखीमपुर खीरी का ये हादसा वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सड़क पर चलते वक्त प्रीति बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और देखिए सावधान तो दरअसल सरकारी कर्मचारियों को भी रहना चाहिए, क्योंकि जब वो माफिया पर कार्रवाई करने जाते हैं तो उन पर अटैक हो जाता है। कन्नौज में क्या कुछ हुआ है, देखिए आप। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई राजस्व टीम पर हमलावरों ने पथराव कर दिया। इसमें नायाब तहसीलदार समेत 4 लोग घायल हो गए। पथराव में गाड़ी के शीशे भी टूट गए। नायाब तहसीलदार ने गुगरापुर ब्लॉक प्रमुख समेत 56 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख समेत 6 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पे बादाम सिंह, उनके परिवारीजन एवं ब्लॉक प्रमुख गुगरापुर संदीप चतुर्वेदी तथा लगभग 100 के आसपास आदमी थे, जिन्होंने अचानक हमला किया। मामला सदर कोतवाली के निवादा गांव का है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत राजस्व विभाग को मिली थी। अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर राजस्व विभाग की टीम निवादा गांव पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद लोग भड़क गए और राजस्व टीम पर पथराव कर दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावर भाग निकले। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और आगे आप हमारे साथ बने रहिए। 7:50 पर हम आपको दिखाएंगे अपना खास कार्यक्रम भाग्य योग, जो लोगों का भाग्य बदल देगा। हर राशि का होता है किस्मत कनेक्शन। मिलेगी सुख समृद्धि या रिलेशनशिप में टेंशन? कैसे मिलेगा अच्छा स्वास्थ्य? कैसे बनेंगे शुभ संयोग? देखिए भाग्य योग सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबकी किस्मत बदलेगी। और चलिए आपको फटाफट अंदाज में बताते हैं कि आज की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, सबसे पहले खबर है उद्यान उत्सव का उद्घाटन करने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 31 जनवरी से जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। बजट सत्र से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम की अध्यक्षता में सभी मंत्री होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आज विजय चौक पर होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सोनीपत में रैली, गोहाना में जन उत्थान रैली को करेंगे संबोधित। लव जिहाद के विरोध में मुंबई में आक्रोश मोर्चा, सकल हिंदू समाज सुबह 10 बजे प्रदर्शन करने वाला है। तो देखिए ये आज की, बिल्कुल तो ये आज की हमने आपको बड़ी खबरें बताई जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। टाइम्स नाउ भारत पर आप बने रहिएगा, हर अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर देखिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन।